साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है आगामी यूपी पीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है और जो अन्य परीक्षाएं होनी है, चाहे आपकी झारखंड पीसीएस की हो या जो अन्य परीक्षाएं होंगी, उन सभी के लिए जो महत्वपूर्ण करंट है, उसी के संदर्भ में हम लोग जो है मेक आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो मंथली अर्थात जून 2023 से लेकर 15 फरवरी 2024 तक का जो करंट अफेयर इन्होंने एमसीक्यू फॉर्म में दिए हैं। यहाँ पर इन्होंने 1275 एमसीक्यू जो है दिए हैं पूरी व्याख्या के साथ। तो इसको हम लोग जो है एक एक मंथ करके यहाँ पर कंप्लीट करेंगे और आज की वीडियो में हम लोग सबसे पहले जून 2023 के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं करंट अफेयर के, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर पहला है सवांग बंदरगाह। सवांग बंदरगाह जिसके विकास के लिए भारत सहयोग कर रहा है, ये निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो यह जो है इंडोनेशिया में। कहाँ पर है? इंडोनेशिया में स्थित है। देखिए, भारत और इंडोनेशिया ने हाल ही में इंडोनेशिया के आशेह प्रांत में स्थित सवांग बंदरगाह के विकास पर एक संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन जो है पूरा किया है। यदि हम लोग इस बंदरगाह के बारे में बात करें तो सवांग बंदरगाह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से लगभग 700 किलोमीटर दूर है। इसकी भौगोलिक स्थिति भारत को मलक्का जल मध्य तक आसान पहुंच प्रदान करती है, जो एक महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्ग के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने डिजिटल डिजिटल कुंभ संग्रहालय के निर्माण का प्रस्ताव दिया है? तो डिजिटल कुंभ संग्रहालय के निर्माण का प्रस्ताव जो है किसने दिया है? उत्तर प्रदेश ने दिया। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग ने डिजिटल कुंभ संग्रहालय नामक एक उल्लेखनीय परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव दिया है। इस संग्रहालय का उद्देश्य प्रसिद्ध कुंभ मेले के पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व में अंतर्दृष्टि प्रदान करने हेतु करते हुए आगंतुकों को एक आधुनिक और गहन अनुभव प्रदान करना है। अगला है जोहा चावल। जोहा चावल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो कथन आपके पास दिए गए हैं। पहला है कि व्यापक रूप से इसकी खेती गारो हिल्स असम में की जाती है। सही है। दूसरा, यह चावल रक्त शर्करा के स्तर को कम करने और मधुमेह की शुरुआत को रोकने में प्रभावी है। ये भी सही है। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेषकर असम में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल जोहा चावल के न्यूट्रास्यूटिकल गुणों पर शोध किया है। गारो हिल्स में इसकी व्यापक रूप से खेती की जाती है। उन्होंने पाया कि जोहा चावल रक्त शर्करा के स्तर को कम करने और मधुमेह की शिकायत को रोकने में प्रभावी है, जिससे यह मधुमेह के प्रबंधन के लिए आशाजनक विकल्प बन गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पुरातत्वविदों ने किस देश में 4000 साल पुराने अभ्यारण्य का पता लगाया है? तो ये कहाँ पर पता लगाया गया है? ये आपका नीदरलैंड में पता लगाया गया है। कहाँ पर? नीदरलैंड में। माना जाता है इसका उद्देश्य जो है स्टोन हेज के समान था। आकार में कम से कम 3 फुटबॉल मैदानों के बराबर बड़ा यह अभ्यारण्य मिट्टी और लकड़ी से बनाया गया था और इसे संक्रांति के दौरान सूर्य के साथ संरेखित किया गया था। अगला है एशियाई विकास बैंक एडीबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। पहला, इसका मुख्यालय कहाँ पे? फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। सही है। इसका प्रमुख फोकस संरचनात्मक परिवर्तन और रोजगार सृजन में तेजी लाना जैसे क्षेत्रों पर। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। देखिए, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने हाल ही में भारत के लिए अपनी 2023 से 27 के लिए देश साझेदारी रणनीति कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी शुरू की है। यह रणनीति देश के विकास में गति या देश के विकास को गति देने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। भारत के लिए एडीबी की कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी तीन प्रमुख क्षेत्रों पर फोकस करती है। कौन कौन सी? संरचनात्मक परिवर्तन और रोजगार सृजन में तेजी लाना। दूसरा, जलवायु लचीले विकास को बढ़ावा देना। तीसरा, गहरी सामाजिक और आर्थिक समावेशिता। एडीबी के बारे में बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस के मनीला में। अगला है खनिज सुरक्षा साझेदारी मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एमएसपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला, यह महत्वपूर्ण ऊर्जा खनिजों के लिए लचीली और पर्यावरण अनुकूल आपूर्ति श्रृंखलाओं के वैश्विक विकास हेतु एक पहल है। तो हमें बताना कौन सा सही नहीं है। ये पहला सही है। दूसरा, भारत अब तक इस पहल में सम्मिलित नहीं हुआ। ये कथन गलत है, क्योंकि भारत जो है हाल ही में 12 अन्य साझेदार देशों और यूरोपीय संघ के साथ इसका सदस्य बना है। तो यहाँ पर पहला
सही है, दूसरा गलत है। तो बताना कौन सही नहीं है, तो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला है इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। ये कथन आपका सही है। दूसरा, यह मासिक स्तर पर बेरोजगारी को मापता है। नहीं, ये कथन आपका गलत है। ये मासिक स्तर पर नहीं, तिमाही तिमाही स्तर पर ये बेरोजगारी को मापता है। ठीक है, इसलिए आपका जो पहला कथन है वो तो सही है, परंतु दूसरा कथन गलत है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2023 की पहली तिमाही में भारत की शहरी बेरोजगारी दर 6.8% के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गई है, जबकि यह पिछली तिमाही की 7.2% की दर से महत्वपूर्ण कमी को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसे जो है वर्ष 2004 में पारित किया गया था। वर्ष 2004 में विश्व तंबाकू दिवस के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2004 के तहत एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए यह करके कहा था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म को नशा और तंबाकू वाले सीन्स पर कम से कम 50 सेकंड का तंबाकू विरोधी डिस्क्लेमर, जिसमें ऑडियो और वीडियो दोनों शामिल हो, उसे दिखाना अनिवार्य होगा। आगे चलते हैं। अगला है हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर का नाम बदल करके अहिल्यानगर कर दिया गया है? तो देखिए, जो अहमदनगर है, महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? 18वीं शताब्दी की मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर अहिल्यानगर कर दिया गया है। अगला है निम्नलिखित में से किस देश या संस्था द्वारा भारत के रिवार्ड प्रोग्राम को सहायता प्रदान की जाती है? किस देश या संस्था द्वारा भारत के रिवार्ड प्रोग्राम को? तो ये विश्व बैंक के द्वारा रिवार्ड प्रोग्राम को सहायता प्रदान की जाती है। रिवार्ड का मतलब क्या है? रिजुविनेटिंग वाटर सेट्स फॉर एग्रीकल्चर रिजिलियंस थ्रू इनोवेशन डेवलपमेंट। इस कार्यक्रम को वर्ल्ड बैंक की सहायता से की मतलब ये जो कार्यक्रम है ये वर्ल्ड बैंक की सहायता से शुरू की गई पहल है, जिसे 2021 से 2026 तक लागू किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए द्वारा गठित चीता परियोजना संचालन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राजेश बंसल। किसे? राजेश बंसल को। ठीक है, जो समिति है उसके अध्यक्ष राजेश बंसल है और ये समिति 11 सदस्यीय समिति है। अगला है देखिए एक्सपोसैट एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? तो यहाँ पर आपके पास दो कथन दिए गए हैं। ठीक है, दो कथन दिए गए, बताना है कौन सा सही है। पहला, यह भारत का दूसरा पोलरीमेट्री मिशन है। नहीं, यह भारत का पहला पोलरीमेट्री मिशन है। तो पहला तो सही, पहला गलत हो गया आपका। ठीक है, दूसरा कथन क्या है? यह इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया जा रहा है। ये सही है, इसे इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, तो पहला गलत है, दूसरा सही है, बी ऑप्शन हो जाएगा। इसरो के अनुसार एक्सपोसैट चरम स्थितियों में चमकीले खगोलीय एक्सरे स्रोतों की विभिन्न गतिकी का अध्ययन करेगा और 2 पेलोड ले जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा हेलियोपोलिस मेमोरियल किस देश में स्थित है? तो ये जो हेलियोपोलिस मेमोरियल है ये मिस्र में अर्थात इजिप्ट में स्थित है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिस्र और फिलिस्तीन में प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने वाले लगभग 4000 भारतीय सैनिकों की स्मृति का सम्मान करने के लिए मिस्र के काहिरा में हेलियोपोलिस युद्ध कब्रिस्तान का दौरा किया। हेलियोपोलिस पोर्ट टैफिक मेमोरियल बड़े हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वार ग्रेव्स कब्रिस्तान का हिस्सा है। यह कब्रिस्तान उन 1700 राष्ट्रमंडल कानून सैनिकों को भी श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी जान गंवाई थी। अगला है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? तो इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है और भी हाल ही में इसका 11वां संस्करण जो है उसे प्रकाशित किया गया, जो अनुमानित वैश्विक बेरोजगारी दर और सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। हाल ही में बहुपक्षीय नौसैन्य या नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश ने किया? तो इसका आयोजन जो है इंडोनेशिया ने किया। किसने किया था? इंडोनेशिया ने किया। इंडोनेशिया ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में तनाव में वृद्धि देखी गई, जिससे विभिन्न देशों
द्वारा सैन्य अभ्यास और कूटनीतिक युद्धाभ्यास में वृद्धि हुई है। क्षितिज पर एक उल्लेखनीय घटना इंडोनेशिया द्वारा आयोजित बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि फुकोट कर्णाली जल विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। चार में से देखिए, पहला, भारत की एनएचपीसी लिमिटेड और नेपाल की विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड ने दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सही है। यह परियोजना बिजली उत्पादन करने के लिए कर्णाली नदी की धारा का इस्तेमाल करेगी। ये भी सही है। तीसरा, नेपाल की यह परियोजना 580 मेगावाट की नहीं 480 मेगावाट की है। तो पहला सही, ए सही है, बी सही है, सी वाला गलत है। एनएचपीसी लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत विकास संगठन है। ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प सही हुआ? सी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एनएचपीसी के बारे में याद रखिएगा, यह लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत विकास संगठन है और इसे मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, और ये अनुसूची ए उद्यम में शामिल है। अगला है, हाल ही में हेलमंद नदी के जल के उपयोग को लेकर दो देशों के मध्य हिंसक विवाद हो गया। वे दोनों देश कौन से हैं? तो यह जो हेलमंद नदी है ईरान और अफगानिस्तान के सीमा पर प्रवाहित होती है। तो ये जो विवाद है वो ईरान और अफगानिस्तान के मध्य में है। ठीक है, देखिए, हेलमंद नदी से जल संसाधनों के वितरण को लेकर ईरान और अफगानिस्तान के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। सीमा पर ईरानी और तालिबान सैनिकों के बीच संघर्ष सहित हालिया घटनाओं ने दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ा दिया है। अगला है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हिंद हिंद प्रशांत क्षेत्र में नेटवर्क कनेक्टिविटी में सुधार हेतु एक महत्वपूर्ण अंडर सी केबल परियोजना पर निम्नलिखित में से किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं? तो देखिए, ये चार देश दिए गए हैं। तो इस पे जो है आपका ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान ने हस्ताक्षर किए हैं, परंतु कनाडा ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण अंडर सी केबल परियोजना पर हस्ताक्षर करने के लिए अपने संयुक्त उद्यम की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करते हुए हिंद प्रशांत क्षेत्र में नेटवर्क कनेक्टिविटी में सुधार करना है। अगला है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं, बताना सही कौन से। पहला, इसका मुख्यालय कर्नाटक राज्य के बेंगलोर में स्थित है। ये कथन सही है। दूसरा, मुख्य उद्देश्य इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास और अनुप्रयोग है। तो ये कथन आपका सही। दो के दोनों कथन यहाँ पर क्या है? सही है, इसलिए डी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अमेरिका में पहली मुस्लिम संघीय न्यायाधीश बनी है? तो कौन पहली महिला मुस्लिम संघीय न्यायाधीश बनी है? तो नुसरत चौधरी। कौन है? नुसरत चौधरी हैं। 15 जून को इतिहास रचा गया जब नुसरत चौधरी अमेरिका में पहली महिला मुस्लिम संघीय न्यायाधीश बनी। यह नियुक्ति न्यायपालिका के भीतर समावेशिता और विविधता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक संघीय न्यायाधीश के रूप में नुसरत चौधरी न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के प्रतिष्ठित अमेरिकी जिला जज में काम करेंगी। अगला, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष संस्थान में या किस अंतरिक्ष संस्थान के अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी की सीमाओं से परे ताजा भोजन उगाने की क्षमता का प्रदर्शन करते हुए एक अंतरिक्ष उद्यान स्पेस गार्डन की सफलतापूर्वक खेती की है? किसने की है? नासा ने की है। ये कारनामा नासा के द्वारा किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस साल के अंत में होने वाली मिस वर्ल्ड पेजेंट प्रतियोगिता का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? तो यह इसका आयोजन जो है भारत में किया जा रहा है। भारत में मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में घोषणा की कि इस साल के अंत में होने वाली आगामी प्रतियोगिता के लिए भारत को मेजबान देश के रूप में चुना गया है। हाल ही में सागर समृद्धि नामक ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसे जो है इस आपका सागर समृद्धि नामक जो ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है, इसे बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन E27 ईंधन और इथेनॉल मिश्रित डीजल ईंधन का उपयोग करने वाले वाहनों पर व्यापक शोध करने वाली भारत की पहली तेल विपणन कंपनी बन गई है? तो ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड, अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, यह पहल भारत सरकार द्वारा उल्लिखित इथेनॉल सम्मिश्रण रोडमैप के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य 2030 तक 20% इथेनॉल 2023 तक 20% इथेनॉल मिश्रित गैसोलीन प्राप्त करना और इसकी व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
अगला है जून 2023 में चर्चा में रहा अटलांटिक घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है। अटलांटिक घोषणा 2023 में इसकी घोषणा की गई जून में। देखिए पहला है इसमें कि इस समझौते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बीच में हुआ। यह समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बीच में हुआ। ये कथन आपका देखिए यहाँ पर जो पहला है वो सही नहीं है। दूसरा, इस समझौते का फोकस चीन के बढ़ते नहीं, इसमें पहला जो है सही है। इस समझौते को या यह समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बीच में हुआ था। देखिए 8 जून को अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने वैश्विक चुनौतियों को दूर करने के लिए एक नया रणनीतिक समझौता किया। अटलांटिक डिक्लेरेशन के नाम से मशहूर इस समझौते को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपनाया था। तो ये कथन आपका सही है। दूसरा, इस समझौते का फोकस चीन के बढ़ते प्रभाव, रूस की आक्रामक कार्रवाइयों और दोनों देशों के लिए खतरा पैदा करने वाली आर्थिक अस्थिरता से निपटना है। तो यहाँ पर सही कौन सा है? सी ऑप्शन। अगला है हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किन देशों के साथ मिलकर नौसेना के बीच त्रिपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए पहली बार ओमान की खाड़ी में एक अभ्यास का आयोजन किया है? तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर के, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर के। देखिए पहली बार भारत, फ्रांस, यूएई समुद्री साझेदारी अभ्यास हाल ही में ओमान की खाड़ी में आयोजित किया गया। ठीक है, इस अभ्यास ने भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेनाओं के बीच त्रिपक्षीय सहयोग को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर चिन्हित किया है। अगला है बहुपक्षीय या बहुराष्ट्रीय अभ्यास एयर डिफेंडर 23। बहुराष्ट्रीय अभ्यास एयर डिफेंडर 23 निम्नलिखित से किसके द्वारा आयोजित किया गया? इसे नाटो जो संगठन है इसके द्वारा आयोजित किया गया था। बहुराष्ट्रीय अभ्यास एयर डिफेंडर 23 नाटो द्वारा आयोजित सबसे बड़े वायुसेना परिनियोजन अभ्यास के रूप में इतिहास बनाए जा रहा है। इस संयुक्त प्रयास में 25 राष्ट्र शामिल हैं जो ट्रांसलांटिक एकजुटता के प्रदर्शन में यूरोप के ऊपर हवाई क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए एक साथ आ रहे हैं। आगे चलते हैं। अगला है हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था या मंत्रालय द्वारा सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 जारी किया है? तो ये जो आपका सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट है 2021-22 के लिए, ये जारी किया भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने। ठीक है, अगला है हाल ही में डच नोबेल प्राइज के रूप में प्रसिद्ध स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो स्पिनोजा पुरस्कार दिया गया है आपका जायता गुप्ता को। भारतीय मूल के वैज्ञानिक जायता गुप्ता को प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार सम्मानित किया गया, जिसे विज्ञान में उनके उल्लेखनीय योगदान और एक न्यायसंगत और टिकाऊ दुनिया बनाने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए दिया गया है। इस पुरस्कार को डच नोबेल प्राइज के रूप में जाना जाता है। अगला है अमृत जनरेशन अभियान नामक एक प्रेरक पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? यहाँ पे दो कथन दिए गए। पहला, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है, सही है। दूसरा, यह अभियान युवाओं में समुदाय की भावना को बढ़ावा देता है और दूसरों के लिए प्रेरणा का काम करता है। ये कथन भी सही है। दोनों कथन यहाँ पर क्या है? सही है। देखिए तो इस प्रकार से ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अमृत जनरेशन अभियान देश के कोने कोने से युवा व्यक्तियों को अपनी रचनात्मकता प्रदर्शित करने और इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रीलों को तैयार करके अपने सपनों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अगला है मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की पहल है? तो यह जो है आपका, ये देखिए, विद्युत मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है संयुक्त रूप से। ठीक है, किसी एक के द्वारा नहीं बल्कि विद्युत मंत्रालय, विद्युत मतलब ए और बी, विद्युत मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य क्या है? स्वदेशी विकास और सहयोग के माध्यम से ऊर्जा क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसमें
ये जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF है, रैंकिंग 5 प्रमुख श्रेणियां शामिल है, नहीं 5 नहीं है, बल्कि कितनी है, 4 प्रमुख श्रेणियां हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 4 प्रमुख श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? ओवरऑल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थान। तो पहला गलत होगा। दूसरा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। गलत है, क्योंकि नहीं नहीं सही है, ये वाला सही है, क्योंकि समग्र श्रेणी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने पिछले वर्ष की सफलता को बनाए रखते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो बी वाला यहाँ पर आपका सही है। सी, विश्वविद्यालय रैंकिंग में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। नहीं, विश्वविद्यालय की कैटेगरी में जो है ISC बेंगलुरु, ठीक है, ISC बेंगलुरु जो है वो शीर्ष स्थान पर, दूसरे पे JNU है। ठीक है, दूसरे पे आपका JNU है और तीसरे पे आपका जामिया मिलिया इस्लामिया है। तो सी वाला भी गलत होगा। डी, IISc बेंगलोर को समग्र श्रेणी में तीसरे सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में मान्यता दी गई है। नहीं, देखिए बेंगलुरु में का जो भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु है, अकादमिक उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए अग्रणी विश्वविद्यालयों के रूप में उभरा है। ठीक है, इसके अतिरिक्त IISc जो है बेंगलोर को समग्र श्रेणी में दूसरे, तीसरे नहीं, यहाँ पे तीसरा लिखा ना, यहाँ पे तीसरा लिखा है, तो तीसरे नहीं, दूसरे समग्र श्रेणी में दूसरे सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में मान्यता दी गई है। आगे चलते हैं। अगला है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत MV इम्प्रेस निम्नलिखित में से किस संस्थान से अपनी यात्रा का आरंभ किया है? तो इसने कहाँ से? चेन्नई से इसने आरंभ किया है। ठीक है, चेन्नई शहर से अपनी पहली यात्रा पर रवाना हुआ है। आगे चलते हैं। देखिए MV इम्प्रेस जो है यात्रियों को श्रीलंका की अविस्मरणीय यात्रा पर ले जाएगा। यह क्रूज श्रीलंका में 3 रोमांचक बंदरगाह हम्बनटोटा, त्रिकोमाली और कांके संतुरई तक जाएगा। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास 2 कथन दिए गए हैं। पहला क्या है कि बताने में सही कौन सा? भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हाल ही में इसे प्राप्त करने वाली दूसरी महिला बनी। नहीं, इसे प्राप्त करने वाली पहली महिला, सूरीनाम का ये जो पुरस्कार है। ठीक है, तो पहला गलत होगा। दूसरा, इससे उन व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने सूरीनाम के लोगों या राष्ट्र के लिए सराहनीय योगदान दिया है। तो ये सूरीनाम के द्वारा दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। यहाँ पे पहला गलत है, दूसरा सही है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, हाल ही में जारी 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में निम्नलिखित में से किस राज्य ने बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो बड़े राज्यों की श्रेणी में यदि आप देखें तो जो केरला है वो उसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें आप, बड़े राज्यों में केरल ने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया। छोटे राज्यों में गोवा अग्रणी है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़ ने पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब पहले पे जम्मू कश्मीर, दूसरे पे दिल्ली, तीसरे पे चंडीगढ़ ने स्थान हासिल किया है। ठीक, इतनी चीज़ें यहाँ पर याद रखिएगा। और ये 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि सेंजो 16 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों में 2 कथन दिए हैं, बताना सही कौन सा। पहला, हाल ही में इसे जापान के द्वारा प्रारंभ किया गया। नहीं, चीन के द्वारा प्रारंभ किया गया। चीन ने हाल ही में सेंजो 16 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो पहला गलत होगा। दूसरा, इसके द्वारा 3 अंतरिक्ष यात्रियों को इसके पूर्ण रूप से परिचालित अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया है। इसके द्वारा 3 अंतरिक्ष यात्रियों को इसके पूर्ण रूप से परिचालित अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया है। तो ये कथन आपका सही, पहला गलत है, दूसरा सही है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है आपका 1988 में। देखिए, ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव इतिहास में सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। हाल ही में कैमरून, चाड और नाइजर ने GPEI के माध्यम से WHO के सहयोग से 2020 के बाद से अफ्रीका का सबसे बड़ा पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू किया है। अगला है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में एक जलमग्न मिट्टी का ज्वालामुखी देखा गया है? सबमरीन मड वोल्केनो देखा गया है। तो ये देखा गया है कहाँ पे? नॉर्वे में। कहाँ पर? नॉर्वे में देखा गया है
वैज्ञानिकों ने हाल ही में बैरेंट्स सागर में नॉर्वे के बेयर द्वीप के करीब एक समग्र मिट्टी के ज्वालामुखी को देखा गया है। अगला है जून 2023 में भारत नेपाल के बीच हुए समझौते के तहत भारत नेपाल से कितनी बिजली का आयात करेगा? तो ये 10,000 मेगावाट बिजली का आयात करेगा भारत। ठीक है। अगला है भारत ने ओमान में किस देश को हरा करके चौथी बार पुरुष जूनियर एशिया कप जीता है? तो किसको हरा कर जीता है? तो पाकिस्तान को हरा करके। भारत ने ओमान में पाकिस्तान को हरा करके चौथी बार जूनियर एशिया कप जीता है, पुरुष जूनियर एशिया कप को जीता है। ठीक है, तो चौथी बार भारत ने जीता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग आउटसोर्सिंग इरोसो लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने लॉन्च किया है। ठीक है। अगला है जस्टिसिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। पहला, यह एक क्षुद्र ग्रह है, सही है। दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका क्षुद्र ग्रह बेल्ट में एक नया अंतरिक्ष यान भेजने की योजना बना रहा है जिसमें यह क्षुद्र ग्रह भी शामिल है। तो पहला कथन तो सही है, दूसरा कथन गलत है। देखिए, क्षुद्र ग्रह बेल्ट के लिए अमीरात मिशन का उद्देश्य 7 अलग अलग क्षुद्र ग्रहों का दौरा करना और जमीन पर उतारना। उनमें से एक का नाम जस्टिशिया है। जस्टिशिया है। तो देखिए, संयुक्त अरब अमीरात और सौर प्रणाली के इतिहास और जीवन की संभावित उत्पत्ति की जांच के लिए एक क्षुद्र ग्रह बेल्ट में एक नया अंतरिक्ष यान भेजने की योजना बना रहा है। तो यहाँ पर पहला वाला सही किया, क्षुद्र ग्रह है। संयुक्त राज्य अमेरिका क्षुद्र ग्रह में एक नया अंतरिक्ष यान भेजने की योजना बना रहा है जिसमें क्षुद्र ग्रह भी शामिल है। ये कथन आपका सही नहीं है, तो यहाँ पे केवल ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा एरावत क्या है? तो एरावत जो है ये आपका एआई सुपर कंप्यूटर है। क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है। भारत ने टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट में 75वां स्थान हासिल करते हुए अपने एआई सुपर कंप्यूटर एरावत के साथ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। जर्मनी में आयोजित इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस के 61वें संस्करण के दौरान इस उपलब्धि की घोषणा की गई। एआई पर भारत सरकार के राष्ट्रीय कार्यक्रम की अगुवाई में सीडैक पुणे में एरावत भारत को दुनिया भर में एआई सुपर कंप्यूटिंग देशों में सबसे आगे ले जा रहा है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ये सही है आपका। ये केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना वर्ष 2020-21 के कोविड काल के लिए नीति आयोग के वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों के बीच शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरे। दूसरा, उत्तर प्रदेश बड़े राज्यों की श्रेणी में अंतिम स्थान पर नहीं, ये कथन गलत है। बड़े राज्यों में केरला, तमिलनाडु और तेलंगाना ने समग्र प्रदर्शन के मामले में पहला, दूसरा, तीसरा स्थान हासिल किया, जबकि सबसे लास्ट में कौन है? बिहार है। उसके बाद 19वें पे बिहार है, 18वें पे उत्तर प्रदेश है और 17वें पे मध्य प्रदेश इस सूची में। ठीक है, तो सबसे लास्ट नहीं है। यहाँ पे बी वाला गलत हो गया। दूसरा सी वाला, छोटे राज्यों में त्रिपुरा ने सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इतनी चीज़ें हो गई। देखिए, केंद्र शासित प्रदेशों में 8 केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप को समग्र प्रदर्शन के मामले में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में, जबकि दिल्ली को सबसे अंतिम स्थान मिला है। वृद्धिशील प्रजनन प्रदर्शन के आधार पर राजस्थान, उत्तराखंड और उड़ीसा वर्ष 2019-20 में अपने प्रदर्शन की तुलना में 2020-21 में 3 प्रदर्शनकर्ताओं के रूप में उभरे हैं। अगला है कथन कांड का प्रश्न है। तो देखिए, कथन क्या है कि भारत में अध्ययन के लिए 53% संगठन 2022 में स्पीयर फिशिंग के शिकार थे, सही है। कारण, क्योंकि यह एक विशिष्ट व्यक्ति, संगठन या व्यवसाय के लिए लक्षित एक ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक संचार घोटाला है, ये सही है। और व्याख्या भी हो रहा है, तो कथन कहाँ सही है और व्याख्या भी हो रहा है, इसलिए आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किस संस्था द्वारा भारत के लिए अपनी 2023-27 देश साझेदारी रणनीति कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटेजी शुरू की है? तो ये शुरू किया है किसने? एशियाई विकास बैंक ने। जल जीवन मिशन, स्वच्छ जल से सुरक्षा
जल जीवन मिशन स्वच्छ जल से सुरक्षा अभियान जो 2 अक्टूबर 2022 को आरंभ किया गया था, कब तक चला है कि तो ये जो है आपका 31 मार्च 2023 तक, 31 मार्च 2 अक्टूबर 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 के बीच चलाया गया, जिसका प्राथमिक उद्देश्य जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पानी की गुणवत्ता की निगरानी के प्रयासों को प्राथमिकता देने का आग्रह करना है। इस वर्ष की विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबान देश कौन सा है? देखिए, हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इस बार का अर्थात 2023 का जो विश्व पर्यावरण दिवस का जो मेजबान देश है वो कौन है? आइवरी कोस्ट है। इस दिवस का जो थीम था वो था #बीट प्लास्टिक पॉपुलेशन, सॉरी पॉपुलेशन पोल्यूशन, #बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। अगला निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन आपके पास दिए गए हैं, बताना है सही कौन सा है। नमो शेतकरी महासम्मान योजना की शुरुआत केरल सरकार द्वारा हुई? नहीं, महाराष्ट्र सरकार द्वारा हाल ही में नमो शेतकरी महासम्मान योजना शुरू की गई, तो पहला आपका गलत है। दूसरा, यह योजना पीएम किसान सम्मान निधि की तर्ज पर है, ये कथन आपका सही है। पहला गलत, दूसरा सही, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए यह योजना पीएम किसान सम्मान निधि की तर्ज पर है, जिसके तहत किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रति वर्ष 6,000 रुपये मिलते हैं। एक बार मंजूरी मिलने के बाद राज्य के किसान हर साल 12,000 रुपये की राशि प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस संगठन को ग्रीन टेक फाउंडेशन द्वारा आयोजित 21वां ग्रीन टेक सुरक्षा पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो यह पुरस्कार राष्ट्रीय इस्पात निगम RINL को प्रदान किया गया है। ठीक है, ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023। इसे वर्ष 2022-23 में कार्यस्थल सुरक्षा में सुधार की दिशा में योगदान देने में अपनी भूमिका के लिए मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि हाल ही में किसके द्वारा हल्के भुगतान और निपटान प्रणाली लाइट वेट पेमेंट सिस्टम की परिकल्पना प्रस्तुत की गई है? तो यह परिकल्पना जो है भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा प्रस्तुत की गई है। ठीक है, इसे युद्ध या प्राकृतिक आपदाओं के समय न्यूनतम कर्मचारियों से कहीं से भी संचालित किया जा सकता है। तो ये है क्या? देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने एक हल्के भुगतान और निपटान प्रणाली की अवधारणा पेश की है जो पारंपरिक तकनीकों से स्वतंत्र रूप से संचालित होती है और चरम स्थितियों में निर्बाध लेन देन सुनिश्चित करती है। अगला है, हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के नए अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस किस देश के नागरिक हैं? तो यह संयुक्त अरब अमीरात के नागरिक हैं। अगला है, भारत के एशो 11 निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये जो एशो 11 है ये साइकिलिंग से संबंधित है। किससे? साइकिलिंग से संबंधित है। देखिए, भारतीय साइकिल चालक एशो 11 ने जर्मनी के डुडेन होपेन में UCI क्लास 1 इवेंट फिनाले बहनेन टूर्नी 2023 साइकिलिंग प्रतियोगिता में एलीट पुरुषों की स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है और 22 वर्षीय खिलाड़ी ने खुद को UCI चैंपियनशिप लीग में भाग लेने वाले भारत के पहले साइकिलिंग चालक के रूप में सूचीबद्ध भी किया है। एल्विन पहले भारतीय भी थे जिन्होंने साइकिलिंग विश्व चैंपियनशिप में पदक जीता था। अगला है आपका कि गोवर्धन योजना या पहल पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास 2 कथन दिए गए हैं। पहला, नीति आयोग के द्वारा हाल ही में इस एकीकृत पोर्टल को शुरू किया गया? नहीं, ये कथन गलत है क्योंकि इसे नीति आयोग ने शुरू नहीं किया है। दूसरा, इस योजना के तहत एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि भारत में ODF प्लस लक्ष्यों को जल्द से जल्द प्राप्त किया जा सके। तो ये कथन सही है, तो यहाँ पर पहला गलत है, दूसरा सही है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्रालय, केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस एवं इस्पात मंत्रालय, केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने इन लोगों ने मिलकर के हाल ही में संयुक्त रूप से गोवर्धन के एकीकृत पोर्टल को शुरू किया है। इसमें देखिए कौन कौन शामिल है? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्रालय, केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस एवं इस्पात मंत्रालय, केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, उल्लेखनीय है कि गोवर्धन योजना के तहत एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि भारत में ODF प्लस लक्ष्यों को जल्द से जल्द पाया जा सके या प्राप्त किया जा सके। अगला है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने डूबने की रोकथाम के लिए वैश्विक गठबंधन, इंग्लिश में कहें तो ग्लोबल अलायंस फॉर ड्राइंग प्रिवेंशन स्थापित करने का निर्णय लिया है? यह निर्णय लिया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने लिया है। ठीक है, नहीं सॉरी, विश्व स्वास्थ्य सभा है ये। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य सभा WHA है।
ने हाल ही में डूबने की रोकथाम के लिए वैश्विक गठबंधन स्थापित करने का निर्णय लिया है। विश्व स्वास्थ्य सभा की 76वीं 76 बैठक के दौरान गंभीर वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या डूबने की रोकथाम से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण गठबंधन स्थापित किया गया है। देखिए, निम्न और मध्यम आय वाले देशों में डूबने से होने वाली 90% से अधिक मौतों को देखते हुए इस गठबंधन का लक्ष्य दुनिया भर में डूबने के प्रभाव का आकलन करना और प्रभावी रोकथाम उपायों को लागू करना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 से सिटीज 2.0 को लागू करता है। पूरा इसका फुल फॉर्म क्या, ध्यान रखिएगा, सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0। इसको कौन लागू करता है? तो इसको आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है, या इसने इसे मंजूरी दी है। तो देखिए, ये जो सिटीज 2.0 है, ये फ्रांसीसी विकास एजेंसी KfW के साथ साझेदारी में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा परिकल्पित एक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम 2023 से लेकर 2027 तक 4 साल की अवधि के लिए चलेगा। अगला है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई देश केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क CLN में शामिल हुआ है? तो इसमें आपका भारत शामिल हुआ है। केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क में भारत शामिल हुआ है। भारत हाल ही में महामारी और महामारियों के दौरान टीकों का परीक्षण करने के लिए केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क CLN में शामिल हुआ है। और इस नेटवर्क में वर्तमान में 13 देशों में 15 भागीदार सुविधाएं हैं। CLN ये कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेरेडनेस इनोवेशन या CEPI का एक हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर ने भारत यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे सम्मेलन की मेजबानी की है? भारत यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे सम्मेलन की, तो इसकी मेजबानी कहाँ पर की गई है? मेघालय के शिलांग में। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे सम्मेलन शिलांग में आयोजित किया गया। यह 3 स्तंभों डिजिटल, ऊर्जा और परिवहन पर ध्यान केंद्रित करेगा। विदेश मंत्रालय भारत में यूरोपीय संघ का प्रतिनिधिमंडल और एशियाई संगम संयुक्त रूप से भारत यूरोपीय संघ संपर्क सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन आपके पास दिए गए हैं। पहला है, ठाणे जिले के भिवंडी तालुका में, देखिए ठाणे जिले के भिवंडी तालुका में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया जाएगा। कहाँ पर? ठाणे जिले के। तो ठाणे कहाँ है? महाराष्ट्र में, सही है। दूसरा, केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल पाटिल ने हाल ही में भारत के पहले कार्बन तटस्थ गांव के विकास की घोषणा की है। तो 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए, ठाणे जिले के भिवंडी तालुका में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल पाटिल ने हाल ही में ठाणे जिले में स्थित भिवंडी तालुका में भारत के पहले कार्बन तटस्थ गांव के विकास की घोषणा की। अगला है, 4 से 6 जून के बीच G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है आपका हैदराबाद में। कहाँ पर किया गया? हैदराबाद में किया गया। किसका? G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक का, ठीक है, 4 से 6 जून 2023 के मध्य में किया गया। और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार G20 इंडिया प्रेसिडेंसी के तहत तीसरी स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक को संबोधित किया। अगला है, हाल ही में किसे विश्व बैंक का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो अजय बंगा को। किसे? अजय बंगा को। विश्व बैंक के पूर्व अध्यक्ष डेविड मलपास ने जलवायु संबंधी विवादों के कारण अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में मास्टर कार्ड के पूर्व CEO अजय बंगा को विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया। आगे बढ़ते हैं, अगला है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21, ध्यान रखिएगा, वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 किसने जारी किया? नीति आयोग ने। के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? 4 कथनों में से पहला, बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, सही है। दूसरा, उत्तर प्रदेश बड़े राज्यों की श्रेणी में अंतिम स्थान पर है, नहीं। 19 जो बड़े राज्य हैं उसमें से केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना ने समग्र प्रदर्शन के मामले में पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब पहले पे केरल है, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे तेलंगाना है। जबकि जो निम्नतम स्तर पे देखें तो बिहार 19वें नंबर पे और उत्तर प्रदेश 18वें नंबर पे है। तो उत्तर प्रदेश बड़े राज्यों की श्रेणी में अंतिम स्थान पर नहीं है। अंतिम स्थान पर कौन है? बिहार है। ये अंतिम से दूसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश 17वें नंबर पे है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही नहीं है। छोटे राज्यों में त्रिपुरा ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, ये सही है आपका। तो देखिए, त्रिपुरा ने छोटे राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है।
और उसके बाद दूसरे पे सिक्किम आता है, फिर गोवा का स्थान आता है। और वहीं पे अरुणाचल प्रदेश जो है 6वें नंबर पे, नागालैंड 7वें पे और मणिपुर 8वें नंबर पे, मतलब मणिपुर जो है छोटे राज्यों में अंतिम स्थान पर है। डी ऑप्शन, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। देखिए केंद्र शासित प्रदेश जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसमें लक्षद्वीप को समग्र प्रदर्शन के मामले में शीर्ष स्थान दिया गया, जबकि दिल्ली को सबसे लोएस्ट स्थान प्राप्त है। और वृद्धिशील परिवर्तन के प्रदर्शन के आधार पर, वृद्धिशील प्रदर्शन के आधार पर राजस्थान, उत्तराखंड और उड़ीसा वर्ष 2019-20 में अपने प्रदर्शन की तुलना में 2020-21 में शीर्ष 3 प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरे हैं, राजस्थान, उत्तराखंड और उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं, अगला है हाल ही में चर्चा में रहे स्पीयर फिशिंग। स्पीयर फिशिंग क्या है? तो स्पीयर फिशिंग इलेक्ट्रॉनिक संचार घोटाला है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक संचार घोटाला है। देखिए हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में अध्ययन के लिए 53% संगठन 2022 में स्पीयर फिशिंग के शिकार थे। स्पीयर फिशिंग क्या है? यह एक विशिष्ट व्यक्ति, संगठन या व्यवसाय के लिए लक्षित एक ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक संचार घोटाला है। यह अक्सर दुर्भावनापूर्ण कारणों से किसी विशिष्ट पीड़ित से खाता, क्रेडेंशियल या वित्तीय जानकारी से संवेदनशील जानकारी चुराने का एक लक्षित प्रयास है। तो इसको एक मैलवेयर समझ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्खनन से पूर्व मौर्य काल के साक्ष्य मिले हैं? तो कहाँ पर मिले हैं? ये मिले हैं आपके दिल्ली में, पुराना किला दिल्ली में मिले हैं। ठीक है, हाल ही में दिल्ली के पुराना किला स्थल पर नए उत्खनन से पूर्व मौर्य काल के साक्ष्य मिले हैं। पुराना किला में जारी उत्खनन का उद्देश्य इस स्थल का पूर्ण ऐतिहासिक कालक्रम स्थापित करना है। अगला है वर्तमान में कच्चा इस्पात उत्पादक देशों में भारत का स्थान क्या है? कच्चा इस्पात उत्पादक देशों में भारत का दूसरा स्थान है। कितना, कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ठीक है, वर्ष 2018 में भारत ने कच्चे इस्पात के उत्पादन के मामले में जापान को पीछे छोड़ दिया। चीन अभी भी कच्चे इस्पात के उत्पादन में नंबर 1 पर है। दूसरे पे आपका भारत है, तीसरे पे जापान है। अगला है हाल ही में चर्चा में रहा विकास का मार्ग, रूट ऑफ डेवलपमेंट परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? 2 कथन दिए गए हैं। पहला, इराक ने यूरोप व पश्चिम एशिया को जोड़ने वाली 17 बिलियन डॉलर की परियोजना का अनावरण किया है। कथन सही है। दूसरा, यह परियोजना यूरोप, पश्चिम एशिया और एशिया को जोड़ेगी। यूरोप, पश्चिम एशिया और एशिया को जोड़ेगी। ये दोनों कथन यहाँ पर क्या है? सही हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, इराक की महत्वाकांक्षी विकास का मार्ग, रूट ऑफ डेवलपमेंट परियोजना एक सड़क और रेल अवसंरचना परियोजना है। ये एक सड़क और रेल अवसंरचना परियोजना है। ठीक है, यह यूरोप, पश्चिम एशिया और एशिया को जोड़ेगी। इसमें इराक के तेल समृद्ध दक्षिणी भाग में ग्रैंड फॉप पोर्ट के विकास की भी परिकल्पना की गई है। यह पोर्ट इसे तुर्की की सीमा से जोड़ता है। साथ ही इसमें पोर्ट से सटे एक स्मार्ट औद्योगिक शहर को विकसित करना भी प्रस्तावित है। अगला है, हाल ही में खबरों में देखा गया कैप्टागन। हाल ही में खबरों में देखा गया कैप्टागन निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? तो यह जो कैप्टागन है ये क्या है? ये एक नशीली दवा है। क्या है? नशीली दवा है। एक पेचीदा एम्फेटेमिन प्रकार की दवा है। एम्फेटेमिन प्रकार की दवाओं, ये जो कैटागन है एम्फेटेमिन प्रकार की दवाओं की श्रेणी में आती है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जो नर्वस सिस्टम होता है, उस पर उनके उत्तेजक प्रभावों के लिए जानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला है वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार। 2021 की बात कर रहे हैं। 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया गया। संस्कृति मंत्रालय ने घोषणा की 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया जाएगा। अगला है, देखिए थोड़ा सा और बात कर लें। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार अहिंसक और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन में गीता प्रेस के असाधारण योगदान को मान्यता देता है। सरकार द्वारा 1995 में महात्मा गांधी के आदर्शों को श्रद्धांजलि के रूप में स्थापित गांधी शांति पुरस्कार विभिन्न व्यक्तियों और संगठनों को उनके उत्कृष्ट प्रयासों के लिए प्रदान किया जाता है। अगला है, हाल ही में किस संस्था द्वारा खाद्य आउटलुक रिपोर्ट फूड आउटलुक रिपोर्ट जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है किसके द्वारा? खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा। खाद्य आउटलुक रिपोर्ट जारी किया गया है। ठीक है,
यह रिपोर्ट कमजोर देशों द्वारा खाद्य आयात में अनुमानित गिरावट पर फोकस करती है, साथ ही क्रय क्षमता और समग्र वैश्विक खाद्य आयात बिल पर प्रभाव को भी उजागर करती है। अगला है, हाल ही में हाल ही में किस स्थान पर आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? किस स्थान पर किया गया? तो ये किया गया आपका पुणे में। पुणे शहर ने हाल ही में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की, जिसने बहुप्रतीक्षित G20 फोर्थ एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग के लिए प्रीकर्सर इवेंट के रूप में कार्य किया। आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारतीय तलवारबाज सीए भवानी देवी ने एशियाई फेंसिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक हासिल किया है? तो इन्होंने कांस्य पदक हासिल किया है और ऐसा करने वाली भारत की पहली कह सकते खिलाड़ी हैं। ठीक है, भारतीय तलवारबाज सीए भवानी देवी ने एशियाई फेंसिंग चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक हासिल करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। आगे चलते हैं। अगला है, जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपके पास 2 कथन दिए गए हैं, तो देखिए इसमें बताना है कौन सा सही है। पहला है कि लैंगिक समानता के मामले में भारत 146 देशों में से 127वें स्थान पर रहा है, ये कथन आपका सही है। दूसरा, डेनमार्क ने लगातार 15वें वर्ष विश्व स्तर पर सबसे अधिक लिंग समान देश के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है, ये कथन गलत है। 15वें वर्ष नहीं बल्कि 14वें वर्ष। ठीक है, तो पहला, और ये भी आपका डेनमार्क नहीं है, आइसलैंड है। ठीक है, आइसलैंड ने लगातार 14वें वर्ष विश्व स्तर पर सबसे अधिक लिंग समान देश के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है। किसने? आइसलैंड ने, ना कि डेनमार्क ने। तो यहां पर आपका पहला सही है, दूसरा गलत है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, यह जो जेंडर गैप रिपोर्ट है, इसको जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। और भारत जो है 2023 की रिपोर्ट में 146 देशों में 127वें स्थान पर रहा, और यह पिछले वर्ष की तुलना में 8 स्थानों के सुधार को दर्शाती है। और आइसलैंड जो है लगातार 14वें वर्ष नंबर 1 पर रहा है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 23 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। यह दिन इसलिए भी मनाया जाता है ताकि समाज के विकास के लिए सार्वजनिक सेवा के मूल्य को युवा पीढ़ी समझ सके और आगे उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। अगला है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस पूर्व सोवियत देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला एक अभूतपूर्व कानून पारित किया है? तो ये पारित किया है एस्टोनिया ने। जो बाल्टिक कंट्री है, एस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया, उसी में से एस्टोनिया ने यह जो है कानून पारित किया है। तो देखिए, समावेशिता और समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति में एस्टोनिया की संसद ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला एक अभूतपूर्व कानून पारित किया, जिससे यह ऐसा करने वाला पहला पूर्व सोवियत देश बन गया है। अगला है, रामायण सर्किट के तहत शामिल 15 गंतव्य स्थानों में जो स्थान है उनको हमें सूचीबद्ध करना है कि कौन सा स्थान कहाँ का है। ठीक है, तो एक सेकेंड, यहां पर देखिए आपका जो श्रृंगेरपुर एवं चित्रकूट है, ये कहाँ का है? श्रृंगेरपुर और चित्रकूट जो है ये उत्तर प्रदेश का है। ठीक, नंदीग्राम कहाँ का है? नंदीग्राम जो है ये आपका पश्चिम बंगाल। जगदलपुर जो है छत्तीसगढ़ का है। भद्राचलम कहाँ का है? भद्राचलम जो है आपका तेलंगाना का है। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2, 3, 4, 1। थोड़ा सा यहां पर देख लेते हैं फिर से। देखिए, पर्यटन मंत्रालय के तहत विकास हेतु चिन्हित 15 थीम आधारित सर्किट में से एक रामायण सर्किट है। गंतव्य स्थलों के रूप में पूरे देश में उन स्थानों को चुना गया है जिन स्थानों पर भगवान राम गए थे। अब ये 15 गंतव्य स्थान कौन से हैं? अयोध्या, श्रृंगेरपुर एवं चित्रकूट, ये तीनों है उत्तर प्रदेश में। सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा बिहार में है। चित्रकूट मध्य प्रदेश में भी है। ठीक है, नंदीग्राम पश्चिम बंगाल में, महेंद्रगिरी उड़ीसा, जगदलपुर छत्तीसगढ़, भद्राचलम तेलंगाना, रामेश्वरम तमिलनाडु, हम्पी कर्नाटक, नासिक और नागपुर महाराष्ट्र में। अगला है, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन का यह संगठन है आसियान, अपना पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित करेगा? तो ये आपका नातुना सागर में। कहाँ पर? नातुना सागर में आयोजित करेगा। देखिए, सितंबर में होने वाला यह अभ्यास विशेष रूप से उत्तरी नातुना सागर में होगा, जो दक्षिण चीन सागर के सबसे दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। आगे चलते हैं। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2023 किस संस्था ने जारी किया है? तो इसे जो है संयुक्त राष्ट्र ने जारी किया है। तो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2023 शीर्षक वाली यह रिपोर्ट चिंताजनक आंकड़े प्रदान करती है और सार्वजनिक स्वास्थ्य, रोकथाम और उपचार सेवाओं तक पहुंच को प्राथमिकता देने की तत्काल आवश्यकता पर जोर देती है। अगला है, ऑपरेशन सर्दर्न रेडिनेस
ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन जो है सेशल्स में किया गया। कहाँ पर? सेशल्स। सेशल्स आपका हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। तो देखिए, भारतीय नौसैनिक जहाज आईएनएस सुनैना ने हाल ही में ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस रेडिनेस 2023 नामक बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा अभ्यास के हिस्से के रूप में सेशल्स का दौरा किया। ठीक है। संयुक्त समुद्री बलों द्वारा आयोजित इस अभ्यास का उद्देश्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सहयोग बढ़ाना और समुद्री डकैती का मुकाबला करना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रकाशित वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई के अनुसार भारत में पिछले 15 वर्षों में कितने लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं? तो 415 मिलियन लोग जो है गरीबी से बाहर आ गए हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल द्वारा जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक का नवीनतम अपडेट इस असाधारण उपलब्धि पर प्रकाश डालता है। तो 15 वर्षों की अवधि में भारत में आश्चर्यजनक रूप से 415 मिलियन लोग गरीबी के चंगुल से बाहर आ गए हैं। अगला है, हाल ही में किस देश ने गुइलेन बैरे सिंड्रोम जीबीएस मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति घोषित की है? तो पेरू ने, जो दक्षिण अमेरिकी देश पेरू है, इसने घोषित की है। देखिए, ये जो जीबीएस है यह एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल विकार है जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से परिधीय तंत्रिका तंत्र पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम पर हमला करती है, जिससे संभावित पक्षाघात या पैरालिसिस हो सकता है। अगला है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर के सॉल्वेक्स 2023 का आयोजन किया है? तो सॉल्वेक्स 2023 का आयोजन जो है भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर के किया है। तो भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना ने इस अभ्यास का आयोजन किया और इसका 7वां संस्करण आयोजित किया गया है। ठीक है, 7वां संस्करण। आगे चलते हैं। अगला है, हाल ही में किस देश के लिए भारत यूरोपीय संघ संपर्क सम्मेलन का आयोजन किया गया? हाल ही में किस उद्देश्य के लिए भारत यूरोपीय संघ संपर्क सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों और इसके पड़ोसी देशों में कनेक्टिविटी निवेश को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया गया। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? तो यहां पर देखें, 3 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से सही कौन सा है। पहला, एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था ये आईएमएफ है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नजर रखने का कार्य करती है। कथन सही है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है? नहीं, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, ना कि न्यूयॉर्क में। तो पहला सही है, दूसरा गलत। इसका उद्देश्य आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना, आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना है। तो पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा गलत है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। अगला है, हाल ही में कौन सा देश कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस सीएमएफ से अलग हो गया है? तो देखिए, इससे जो है आपका संयुक्त अरब अमीरात जो है अलग हो गया है। संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में महत्वपूर्ण खाड़ी जल क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए जिम्मेदार समुद्री गठबंधन अमेरिका के नेतृत्व वाली कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस से हटकर सुर्खियां बटोरी हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में और बात कर लें। ये जो कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस है सीएमएफ, ये 2001 में स्थापित किया गया था और इसमें 38 भागीदार राष्ट्र शामिल थे। यह खाड़ी के जल क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है, जो वैश्विक तेल व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। अगला है, किस शहर ने स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये हरियाणा के गुरुग्राम में इसकी मेजबानी की है। सऊदी अरब पहला देश था जिसने 2030 तक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में प्रतिवर्ष $1 ट्रिलियन की महत्वाकांक्षी राशि आवंटित करने के लिए स्टार्टअप 20 के आह्वान का समर्थन किया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा डेरेलमेंट इन इंडियन रेलवे नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी? तो यह रिपोर्ट नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने प्रकाशित की थी। इस रिपोर्ट में कई कमियों को चिन्हित किया गया और रेलवे की सुरक्षा में सुधार के लिए कई सिफारिशें की गई हैं। अगला है, G20 के अंतर्गत स्थापित L20 की स्थापना बैठक निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई? तो इसका आयोजन जो है कहां पर किया गया? बिहार की राजधानी पटना में। तो ए ऑप्शन होगा। बिहार की राजधानी पटना में G20 के अंतर्गत 2 दिवसीय L20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहां पर किया गया? इसका जो उद्घाटन है राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर ज्ञान भवन में सम्मेलन का उद्घाटन किए, मतलब इनके द्वारा किया गया। ठीक है। G20 के अंतर्गत पटना में हो रहे L20 शिखर सम्मेलन में खासकर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कराई जाए, इस पर
विचार विमर्श हुआ। आगे बढ़ आगे बढ़ते हैं। विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया गया? तो इसे जो है किसने? व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अर्थात अंकटाड ने प्रकाशित किया है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 जो विकासशील देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश रुझानों में मूल्यवान अंतर दृष्टि प्रदान करती है। अगला है, हाल ही में लॉन्च किया गया मोबाइल ऐप ई सारस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला, दीनदयाल अंत्योदय योजना ने हाल ही में ई सारस नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये कथन सही है। दूसरा, इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए बेहतर विपणन सहायता और ई कॉमर्स अवसर प्रदान करना है। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, ग्रामीण कारीगरों को सशक्त बनाने और प्रमाणिक हस्तशिल्प और हथकरघा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक हिस्सा दीनदयाल अंत्योदय योजना ने हाल ही में इस सारस नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस इनोवेटिव ऐप का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए बेहतर विपणन सहायता और ई कॉमर्स अवसर प्रदान करना है। अगला है, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदाता दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस का नारा क्या था या थीम क्या थी? गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफन। गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफन 14 जून को मनाया गया। ठीक है। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आधिकारिक तौर पर 2004 में विश्व रक्तदाता दिवस की स्थापना की थी और इस साल अल्जीरिया अपने राष्ट्रीय रक्त आदान सेवा के माध्यम से विश्व रक्तदाता दिवस 2023 की मेजबानी किया है और वैश्विक कार्यक्रम 14 जून को अल्जीरिया में आयोजित किया गया। अगला है, कौन सी कंपनी भारत में डास्के बैंक के आईटी केंद्र को खरीदने जा रही है? कौन सी कंपनी भारत में डास्के बैंक को खरीदने जा रही है? डास्के बैंक के आईटी केंद्र को खरीदने जा रही है। तो ये इन्फोसिस। कौन खरीदने जा रही है? इन्फोसिस खरीदने जा रही है। अगला है, क्रियाकोश मित्सोताकी को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो इन्हें जो है ग्रीस का प्रधानमंत्री चुना गया। कहाँ का? ग्रीस का। और ये दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा तरंग शक्ति नामक एक महत्वपूर्ण बहुपक्षीय अभ्यास आयोजित किया गया? तो भारतीय वायुसेना के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय वायुसेना तरंग शक्ति नामक एक महत्वपूर्ण बहुपक्षीय अभ्यास आयोजित करने की इनके द्वारा किया गया है। इस अभ्यास का उद्देश्य 12 देशों की वायुसेनाओं के साथ सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना। यह भारत में आयोजित अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास होने का अनुमान है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि यूटा पर्वत जो तरबूज बर्फ वाटरमेलन स्नो के लिए खबरों में देखा गया था, किस देश में स्थित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। देखिए, तरबूज बर्फ या वाटरमेलन स्नो जो होता है दुनिया भर के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक प्राकृतिक घटना है जहां बर्फ का जीवंत रंग हरे शैवाल के खिलने के कारण होता है जो ठंडी बर्फीली परिस्थितियों में पनपता है। और ये कहां पर देखा गया? अमेरिका के यूटा पर्वत में देखा गया। अगला है, किस संगठन ने भारत में बहु विषयक शिक्षा और अनुसंधान के लिए 255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? तो ये स्वीकृत किया है विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने ये स्वीकृत किया। इसका उद्देश्य भारत में तकनीकी शिक्षा में सुधार करना है। यह फंडिंग अगले 5 वर्षों के दौरान लगभग 275 चयनित सरकारी संचालित तकनीकी संस्थानों को सहायता प्रदान करेगी। अगला है, सॉलिडरिटी एक्सरसाइज निम्नलिखित में से कौन से आसियान देश शामिल हुए? तो इसमें देखिए आपके कौन शामिल हुए थे? इसमें इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनई, ये चारों देश इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया और ब्रुनई। तो देखिए, ये जो सॉलिडरिटी एक्सरसाइज है एक संयुक्त सैन्य अभ्यास जो आसियान देश इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनई और फिलीपींस शामिल हैं। अगला है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास 2 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से सही कौन सा है। पहला, इस सूचकांक में भारत को 45वें स्थान पर रखा गया। नहीं, भारत जो है 40वें स्थान पर है, तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, इस सूचकांक में डेनमार्क, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड को शीर्ष 3 स्थान दिए गए हैं। मतलब डेनमार्क नंबर 1 पर, आयरलैंड दूसरे पे, स्विट्जरलैंड तीसरे पे। ये कथन आपका सही है। तो पहला गलत, दूसरा सही, इसलिए बी ऑप्शन है। और इसमें 64 देशों को जो है अर्थव्यवस्थाओं को सूचीबद्ध किया गया है। अगला है, किस संस्था ने 6G विजन फ्रेमवर्क की मंजूरी दी है? तो 6G विजन फ्रेमवर्क को मंजूरी किसने दिया है? ये दिया है आपका अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने। ठीक है, भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग ने इस रूपरेखा को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 मार्च 2023 को भारत का 6G विजन दस्तावेज जारी किया था। अगला है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी कला, संस्कृति और साहित्य के प्रसार के लिए विशिष्टता कार्यक्रम की मेजबानी की है? ये जम्मू और कश्मीर ने। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2023 किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो इसको हम लोग पहले ही ये प्रश्न देख चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इसे जारी किया है। वैभव फेलोशिप कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास दो कथन दिए गए हैं और बताना है इनमें से सही कौन सा है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, सही है। दूसरा कथन, भारत सरकार द्वारा देश के स्टीम प्रवासियों को भारतीय संस्थानों से जोड़ने के लिए इसका आयोजन किया गया है। दो के दोनों कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव फेलोशिप कार्यक्रम में भारतीय मूल के उत्कृष्ट वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकी विदों को सम्मानित किया जाएगा जो अपने संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान कार्यों में लगे हुए हैं। आगे चलते हैं। दुबई में आयोजित दुनिया के पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला कबड्डी फाइनल किस टीम ने जीता है? तो इसको जीता है किसने? उमा कोलकाता ने। महिला कबड्डी के लिए एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर में दुबई ने दुनिया के पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला कबड्डी फाइनल की मेजबानी की, जिसमें पंजाब पैंथर्स बनाम उमा कोलकाता का मुकाबला हुआ और इसमें उमा कोलकाता टीम जो है वो चैंपियन बनी। अगला है, भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिजों पर हाल ही में जारी रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहां पर आपके पास दो कथन दिए गए हैं, बताना सही कौन से। पहला, इस रिपोर्ट में सम्मिलित खनिज आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है, सही है ये। दूसरा, इस सूची में 50 से अधिक महत्वपूर्ण खनिजों को सम्मिलित किया गया है। देखिए, 50 नहीं बल्कि 30। खान मंत्रालय के अंतर्गत विशेषज्ञ समिति ने भारत के 30 महत्वपूर्ण खनिजों की समूह की पहचान की है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, इसलिए आपका ए ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री ने खान मंत्रालय द्वारा गठित एक विशेषज्ञ दल द्वारा तैयार किए गए भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिजों पर देश की पहली रिपोर्ट जारी की है। आगे बढ़ते हैं। अगला, हाल ही में रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यापारियों के लिए यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस भुगतान शुरू करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो ये आपका केनरा बैंक है। कौन सा बैंक है? केनरा बैंक है। ठीक है, तो देखिए, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के साथ साझेदारी की बदौलत यह सुविधा अब बैंक के केनरा एआई वन बैंकिंग सुपर ऐप के भीतर उपलब्ध है। अगला है, 2024 क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस विश्वविद्यालय को भारत का पहला और दुनिया में 149वां स्थान दिया गया है? तो यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बम्बई, आईआईटी बम्बई को। ठीक है, और लगातार 12वें वर्ष जो है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT जो अमेरिका का है, ये लगातार शीर्ष स्थान पर बरकरार है। और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय को पीछे छोड़कर तीसरा स्थान हासिल किया है। तो देखिए, आईआईटी बॉम्बे जो है भारत की तरफ से पहला है और रैंकिंग में देखें 149वें नंबर पे है। अगला है, हेमिस मठ महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, बताना सही कौन सा है। यह महोत्सव मुख्य रूप से केरल में मनाया जाता नहीं। हेमिस मठ महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। कहाँ पर है? लद्दाख में, लद्दाख के लेह में। तो पहला गलत हो गया। लद्दाख में हेमिस महोत्सव एक प्रसिद्ध धार्मिक उत्सव है जो लेह के सुरम्य क्षेत्र में कई पर्यटकों को आकर्षित करता है। दूसरा, यह भगवान पद्म संभव की जयंती को समर्पित महोत्सव है। ये कथन आपका सही है। तो पहला गलत है, दूसरा आपका सही है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। तो देखें, भगवान पद्म संभव की जयंती को समर्पित त्योहार तिब्बती तांत्रिक बौद्ध धर्म का एक मंत्र मुग्ध करने वाला अनुभव प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा, यह जीवंत उत्सव लद्दाख के करामाती क्षेत्र में होता है, विशेष रूप से हेमिश गोम्पा मठ में। अगला है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं। तो देखिए, पहला, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 78वें स्थान पर नहीं, भारत जो है 67th स्थान पर है, ना कि 78वें। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में स्वीडन जो है शीर्ष स्थान पर है, ये कथन आपका सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका स्वीडन जो है वो शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद डेनमार्क आता है। इसे जारी कौन करता है? तो विश्व आर्थिक मंच ने अपने ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जो रिपोर्ट जारी की, इसमें भारत जो है 67वें स्थान पर, 67th स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं।
अगला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में सीजन 2023-24 के लिए गन्ना किसानों के लिए के अब तक के उच्चतम उचित और लाभकारी मूल्य को मंजूरी दी है। कितने को? 315 रुपये प्रति कुंटल। 315 रुपये प्रति कुंटल के अब तक के उच्चतम उचित और लाभकारी मूल्य को मंजूरी दी है। अगला है, आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन CDRI के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? यहाँ पे आपके पास दो कथन दिए गए हैं, तो देखिए बताना है कौन से सही है। पहला, CDRI को सितंबर 2020 में न्यूयॉर्क में लॉन्च किया गया था। नहीं, ये कथन आपका गलत है। 2020 में नहीं बल्कि 2019 में लॉन्च किया गया था। इसे 2019 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, CDRI जलवायु परिवर्तन और आपदा लचीलापन मामलों में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका प्राप्त करने के फ्रांस के प्रयासों का हिस्सा है। नहीं, ये फ्रांस के प्रयासों का हिस्सा नहीं है। तो यहां पर दो के दोनों गलत हैं, इनमें से कोई सही नहीं। यहां देखें, CDRI राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और कार्यक्रमों, बहुपक्षीय विकास बैंकों एवं वित्त पोषण तंत्र, निजी क्षेत्र तथा शैक्षणिक व अनुसंधान संस्थानों की एक वैश्विक साझेदारी है। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे हेतु गठबंधन CDRI, इसका उद्देश्य जो है जलवायु और आपदा जोखिमों हेतु अवसंरचना प्रणालियों के लचीलेपन को बढ़ाना, जिससे सतत विकास सुनिश्चित हो सके। यह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बाद भारत सरकार की दूसरी प्रमुख वैश्विक पहल है। तो ये फ्रांस के प्रयासों का हिस्सा नहीं बल्कि भारत के प्रयासों का हिस्सा है। तो यह जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रतिरोधी मुद्दों पर भारत के नेतृत्व को प्रदर्शित करती है। अगला है, एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में किस विश्वविद्यालय ने विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर IISc बेंगलोर ने जो है शीर्ष स्थान प्राप्त किया है एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में। भारतीय विज्ञान संस्थान ने एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2023 में 48वां स्थान हासिल करते हुए भारतीय विश्वविद्यालयों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, भारत ने रैंकिंग में उल्लेखनीय उपस्थिति दर्ज कराई, जिसमें कुल 18 विश्वविद्यालय एशिया के शीर्ष 200 में शामिल हैं। अगला है, CGI डॉक्टर जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के एक नए परिसर की आधारशिला रखी है? कहां पर रखी गई है? तो रायका में। देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने जम्मू में एक नया हाईकोर्ट परिसर की आधारशिला रखी है। आधुनिक ये कहां पर रखा गया? जम्मू के बाहरी इलाके में रायका वन क्षेत्र में यह स्थित होगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने चैंपियंस 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं, बताना सही कौन सा है। चैंपियंस पोर्टल 1 जून 2022 को लॉन्च किया गया था। नहीं, यह कथन आपका गलत है। देखिए, इसे जो चैंपियंस पोर्टल है, भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 1 जून 2020 को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों MSME की समस्याओं के समाधान में सहायता करने चैंपियंस नामक पोर्टल लॉन्च किया था। कब? 1 जून 2020 को, ना कि 22 को। तो पहला कथन गलत हो गया आपका। यह MSME के लिए शिकायत निवारण और सूचना प्रसार के लिए एक ICT आधारित प्रणाली है। ये कथन आपका सही है। तो यहाँ पर पहला गलत है, दूसरा सही है, तो B ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन 22 जून को किस राज्य में किया गया? ये भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री है। ये कहाँ पर? तेलंगाना में। तेलंगाना में किया गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री K चंद्रशेखर राव ने कहाँ पर? रंगारेड्डी जिले के शंकरपल्ली मंडल के कोंडाकल में स्थित मेधा रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया, जो भारत की सबसे बड़ी निजी कोच फैक्ट्री है। अगला है, निम्नलिखित में से किस कंपनी को प्रतिष्ठित 2023-24 का सबसे पसंदीदा कार्यस्थल का खिताब मिला है? तो किसे मिला है? NTPC को मिला है। अगला है, जून 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बलिदान स्तंभ की आधारशिला कहां पर रखी? तो ये श्रीनगर में। कहां पर रखी है? श्रीनगर में रखी है। ठीक है, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर के मध्य में स्थित प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ शहीद स्मारक की आधारशिला रखी है। शाह ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ श्रीनगर शहर के वाणिज्यिक केंद्र लाल चौक सिटी सेंटर के पास स्थित प्रताप पार्क में इस स्तंभ की आधारशिला रखी है। देखिए, यह जो स्तंभ है, यह उन शहीदों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन का बलिदान किया है। अगला है, सुतीर्था मुखर्जी और अहिका मुखर्जी की भारतीय महिला युगल जोड़ी ने ट्यूनिस में WTT कंटेंडर टूर्नामेंट का खिताब किन खिलाड़ियों को हराकर जीता है? तो इन्होंने जो है
मियू किहरा और मिमा हैरिमातो को हरा करके जीता है। ये दोनों ही कहाँ की हैं? जापान की हैं। वे ऐसा करने वाली पहली भारतीय जोड़ी हैं सुतीर्था और अहिका मुखर्जी। अगला है ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ब्रिक्स सीसीआई महिला मंडल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रूबी सिन्हा को, किसे? रूबी सिन्हा को नियुक्त किया गया है। अगला है निम्नलिखित में से किसने अपने लघु कथा संग्रह कोटुक एप के लिए हिंदी भाषा श्रेणी में बाल साहित्य पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है किसने? सूर्यनाथ सिंह ने। किसने जीता है? सूर्यनाथ सिंह ने जीता है। ठीक है, तो ठीक है, सूर्यनाथ सिंह को उनके लघु कथा संग्रह कोटुक ऐप के लिए बाल साहित्य पुरस्कार की हिंदी भाषा श्रेणी के लिए चुना गया है। और आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं। साहित्य अकादमी ने इस वर्ष के लिए बाल साहित्य पुरस्कार और युवा पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की घोषणा की है। इसमें कौन कौन शामिल? यह घोषणा अध्यक्ष माधव कौशिक की अध्यक्षता में साहित्य अकादमी के कार्यकारी बोर्ड की बैठक में की गई। देखिए, ये जो दोनों पुरस्कार हैं कौन कौन से? बाल साहित्य पुरस्कार और युवा पुरस्कार। तो दोनों पुरस्कारों विजेताओं को बाद में आयोजित एक समारोह में एक उत्कीर्ण तांबे की पट्टिका और प्रत्येक को 50,000 रुपये का चेक मिलेगा। बच्चों की प्रसिद्ध लेखिका सुधा मूर्ति को उनकी कहानियों के संग्रह ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज के लिए बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है। और सूर्यनाथ सिंह को उनके लघु कथा संग्रह कोटुक ऐप के लिए बाल साहित्य पुरस्कार की हिंदी भाषा श्रेणी के लिए चुना गया है। इसके साथ ही अनिरुद्ध कनिशेट्टी को उनकी पुस्तक लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन सदर्न इंडिया फ्रॉम चालुक्य टू चोलस के लिए युवा पुरस्कार मिलेगा, जबकि अतुल कुमार राय को उनके उपन्यास चांदपुर की चंदा के लिए हिंदी भाषा श्रेणी में पुरस्कार दिया जाएगा। और इसके अतिरिक्त आप देखें, युवा पुरस्कार की मणिपुरी, मैथिली और संस्कृत श्रेणियों के साथ साथ मणिपुरी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की घोषणा बाद में की जाएगी। उड़िया के लिए युवा पुरस्कार विजेता की घोषणा नहीं की गई है और कश्मीरी के लिए किसी बाल साहित्य पुरस्कार विजेता की घोषणा भी नहीं की गई है। बायोडिग्रेडेबल पेपर सुपर कैपेसिटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास दो कथन दिए गए हैं। पहला, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने समुद्री शैवाल से इसे विकसित किया। नहीं, गुजरात इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने इसे विकसित किया है। तो पहला गलत है। दूसरा, यह एक इलेक्ट्रोकेमिकल चार्ज स्टोरेज डिवाइस है जिसमें तेज चार्जिंग डिस्चार्जिंग चक्र, उच्च शक्ति घनत्व और लंबे चक्र जीवन होते हैं। तो पहला सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। इस उत्पाद में बहुत अधिक व्यावसायिक क्षमता है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, मेमोरी बैकअप सिस्टम, एयरबैग, भारी मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वाहन आदि में किया जा सकता है। देखिए, सेलुलोज नैनो फाइबर को वैज्ञानिकों ने समुद्री शैवाल से निकाला और उन्हें ग्राफीन ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड में बदल दिया, उसी से इसको बनाया गया है। अगला है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे दो कथन आपके पास दिए गए हैं। देखिए, पेरिस दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर है। नहीं, ये कथन आपका गलत है, पहला वाला सही नहीं है। दूसरा, देखिए कौन सा शहर नंबर 1 पर है? वो है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना ने वर्ष 2023 में रहने योग्य उत्तम शहरों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। दूसरा, नई दिल्ली और मुंबई ने ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में 141वां स्थान हासिल किया। तो पहला कथन गलत है, दूसरा सही है, इसलिए बी ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। ठीक है, और इसे जारी कौन करता है? तो द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है 2023 के लिए जर्मन बुक ट्रेड के लिए शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया सलमान रुश्दी को। किसे? सलमान रुश्दी को। उनकी अदम्य भावना के लिए, जीवन की उनकी पुष्टि के लिए और कहानी कहने के अपने प्यार से हमारी दुनिया को समृद्ध करने के लिए दिया गया है। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा और बात करें तो रुश्दी का जन्म जो है, सलमान रुश्दी का जन्म 19 जून 1947 को बॉम्बे में हुआ था। अहमद सलमान रुश्दी का नाम दुनिया भर में उनके 1988 के उपन्यास द सैटेनिक वर्सेज के लिए जाना जाता है, जिसने इस्लामी पैगंबर मोहम्मद के जीवन से प्रेरित अपनी कहानी के लिए मुस्लिम दुनिया में व्यापक हंगामा मचा दिया था। इसने ईरानी धार्मिक नेता अयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी को लेखक के खिलाफ फतवा घोषित करने के लिए प्रेरित किया था। आगे बढ़ते हैं। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं आपके पास। तो देखिए, पहला है सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में मध्य प्रदेश को पहला स्थान दिया गया है, ये कथन सही है। और सर्वश्रेष्ठ जिले की श्रेणी में उड़ीसा के गंजम जिले को पहला स्थान दिया गया है, ये भी सही है। दो के दोनों कथन सही, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय ने इस पुरस्कार को जारी किया है। ठीक है, तेलंगाना के भद्राहिया कोठागुड़ेम जिले की जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को श्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार 11 श्रेणियों में कुल 41 पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। अगला है हाल ही में
पेटेरी ओरपो को निम्नलिखित में से किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो इन्हें जो है फिनलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया है। ये फिनलैंड की कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो प्लस समूह का सदस्य नहीं है? देखिए, आपका ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया ये नाटो प्लस समूह के सदस्य हैं, परंतु भारत नाटो प्लस का सदस्य नहीं है। देखिए, नाटो अर्थात उत्तर अटलांटिक संधि संगठन और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और दक्षिण कोरिया सहित 5 देशों का एक समूह है जो ये नाटो प्लस जो है। नाटो प्लस जो है वो नाटो और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और दक्षिण कोरिया सहित 5 देशों का समूह है जिसमें भारत शामिल नहीं है। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, दो कथन दिए गए हैं, दो कथन दिए गए हैं। पहला है आपका कि इस वर्ष की थीम, मतलब 2023 की जो थीम थी, जो 21 जून को मनाया गया, वसुधैव वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग था। ये सही है। जो भारत की सामाजिक सांस्कृतिक विरासत पर प्रकाश डालती है और एकता को बढ़ावा देती है। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, 37वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर का नाम क्या है? इसका नाम है मोगा। क्या नाम है? मोगा। और 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में किया गया। और यह जो मोगा शुभंकर है, ये क्या है? भारतीय बाइसन का प्रतिनिधित्व करता है। विश्व मल्टीपल स्क्लेरोसिस विश्व मल्टीपल स्क्लेरोसिस दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं। पहला, प्रत्येक वर्ष 25 मई को यह दिवस मनाया जाता है। नहीं, यह जो है 30 मई को मनाया जाता है। 30 मई को विश्व मल्टीपल स्क्लेरोसिस दिवस मनाया जाता है। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, यह एक प्रकार की ऑटोइम्यून बीमारी है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी सहित केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। ये कथन सही है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। और इस बार की थीम क्या थी? इस बार की देखिए, ये वर्ष 2020 से 23 की अवधि के लिए कनेक्शन की थीम के साथ एमएस कनेक्शन अभियान का उद्देश्य सामुदायिक कनेक्शन, सेल्फ कनेक्शन और गुणवत्ता देखभाल के कनेक्शन बनाना है। बस इतना ही। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा देश मध्य यूरोप में समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला पहला देश बना है? तो यह किसने किया है? एस्टोनिया ने किया है। ठीक है, और यह नया कानून 2024 से प्रभावी होगा। अगला है, विश्व साइकिल दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला है आपका कि 3 जून को मनाया जाने वाला है एक वार्षिक कार्यक्रम है। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। दूसरा, साइकिल का आविष्कार कार्ल वॉन ड्राइस के द्वारा किया गया था। ये दो के दो कथन सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 1817 में कार्ल वॉन ड्राइस द्वारा साइकिल के आविष्कार की वर्षगांठ मनाया जाता है। अगला है, लाडली बहना योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, बताना सही कौन सा। पहला, मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री, अब नहीं है ये, शिवराज सिंह चौहान के द्वारा गैरिसन ग्राउंड जबलपुर में इस योजना की शुरुआत की गई। सही है? नहीं, हाँ ये सही है। दूसरा, इस योजना के तहत प्रदेश की 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में 2-2 हज़ार रुपए की राशि जमा कर मुख्यमंत्री ने इस योजना का शुभारंभ किया। 2-2 हज़ार नहीं, 1-1 हज़ार रुपए की। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस मंदिर में विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग स्थापित किया जाएगा? किस मंदिर में? तो ये आपका विराट रामायण मंदिर पूर्वी चंपारण जो बिहार का जिला है, यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। अगला है, देखिए, एलिगेटर गार फिश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं, दो कथन। पहला, यह उत्तरी अमेरिका में मीठे जल की सबसे बड़ी मछलियों में से एक है। ये कथन सही है। दूसरा, यह भारत के भोपाल और केरल राज्यों में पाई जाती है। ये दोनों के दोनों कथन सही है, बी ऑप्शन हो जाएगा। कश्मीर की डल झील में पाई गई एक आक्रामक प्रजाति एलिगेटर गार फिश ने चिंता बढ़ा दी है। ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है? ये उत्तरी अमेरिका के मीठे जल की सबसे बड़ी मछलियों में से एक है। देखिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदल करके नया नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी। अगला है, अबाधा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? यहाँ पर आपके पास दो कथन दिए गए हैं। पहला है, यह योजना भारत में धार्मिक स्थान के विकास के लिए सबसे बड़ी राज्य प्रायोजित परियोजनाओं में से एक है। सही है। दूसरा, इस योजना का प्राथमिक फोकस पुरी पर, जो पुरी जगन्नाथ मंदिर है, पुरी जो जिला है वहाँ का, जो अपने शानदार भगवान जगन्नाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो ये दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। ये जो आपका आबाधा योजना, ये कहाँ की है? उड़ीसा की है। अगला है, देखिए, आबाधा का पूरा नाम क्या है? ऑगमेंटेशन बेसिक एमिनिटीज एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर। अगला है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में किसे शीर्ष पुरस्कार प्रदान किया गया है?
तो ये दिया गया है एनटीपीसी बरौनी को, एनटीपीसी बरौनी को, ठीक है। और यह पुरस्कार किसने दिया है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। बेकी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? बेकी नदी के संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं। यह ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं किनारे की ओर बहने वाली सहायक नदियों में से एक है। नहीं, ये कथन आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बेकी नदी भूटान से निकलती है, जिसे कुरिशु नदी के नाम से भी जाना जाता है, और यह ब्रह्मपुत्र नदी के दाहिने किनारे की ओर बहने वाली सहायक नदियों में से एक है, बाईं ओर से नहीं, ठीक है, बल्कि दाहिनी ओर से। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, यह असम राज्य के बारपेटा जिले में प्रवाहित होती हुई अंततः बंगाल खाड़ी में विलीन हो जाती है, ये सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। चूंकि देखिए यहाँ पर बेकी नदी जो है इसमें बाढ़ आ गई थी, इस वजह से यह चर्चा में था। अगला है, कलशा बंदूरी परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो जो कलशा बंदूरी परियोजना है ये मालप्रभा नदी से संबंधित है। ये मालप्रभा नदी कहाँ पर है? ये आपकी कर्नाटक में है। मालप्रभा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो मालप्रभा नदी से जोड़ने है तो महादई नदी की दो सहायक नदियों कलशा और बंदूरी पर बैराज बनाना इसके तहत शामिल है, इस परियोजना के तहत। आगे बढ़ते हैं। नाविक दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? दो कथन है। इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा समन्वित किया जाता है, सही है। इस वर्ष की थीम क्या थी? मार्पोल एट 50 आवर कमिटमेंट गोज ऑन, ये रखी गई है। तो दो के दोनों कथन यहाँ पर क्या है? वो सही है, ठीक है। तो मनाया कब जाता है नाविक दिवस? 25 जून को, ध्यान रखिएगा, 25 जून को मनाया जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है टाइम्स एशिया रैंकिंग 2023 में भारत के कितने विश्वविद्यालयों ने शीर्ष 200 में अपनी जगह बनाई है? तो कितनों ने? 18 ने बनाई है, ठीक है। 18 भारतीय विश्वविद्यालयों ने शीर्ष 200 में अपनी जगह बनाई है। और भारतीय विज्ञान संस्थान आईएससी बेंगलुरु जो है 48वें स्थान पर है, और वहीं आईएससी जो है भारतीय संस्थानों में नंबर 1 पर है। अगला है यहाँ पर, अगला प्रश्न जो है वो है, थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पर और देख लेते हैं कि जो चीन की सिंघुआ यूनिवर्सिटी है वो शीर्ष स्थान पर है, ठीक है, लगातार चौथे साल। और दूसरे स्थान पर कौन है? चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी है। आगे बढ़ते हैं। हूल दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? हूल दिवस के बारे में दो कथन है। पहला, यह विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध 1912 में हुआ था, यह कथन आपका सही नहीं है, ठीक है, पहला सही नहीं है। दूसरा, इस विद्रोह के नेता सीधो और कान्हो थे, यह कथन सही है। यह विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध 1912 में हुआ था, यह कथन सही नहीं है। क्यों सही नहीं, देखते हैं। तो यहां पर आपका देखिए सी ऑप्शन हो जाएगा। देश भर में 30 जून को हूल क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंग्रेजों के शोषण व महाजनों के अत्याचार से तंग आकर सीधो कान्हू के नेतृत्व में 30 जून 1855 को लोगों ने तत्कालीन अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया था। तो देखिए अंग्रेजों के विरोध तो विरुद्ध तो होता है, परंतु 1912 में नहीं बल्कि 1855 में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5 से 11 जून तक कजाकिस्तान में आयोजित एशियन सैम्बो प्रतियोगिता के स्पोर्ट्स सैम्बो इवेंट भोरिक सिंह यादव ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जो है रजत पदक जीता है। कौन सा? रजत पदक जीता है। और अभिलाषा ने जो है ब्रोंज मेडल जीता है। अगला है, डेब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास दो कथन दिए गए। यह वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित नहीं है। डेब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये उड़ीसा के बरगढ़ जिले में स्थित है, ठीक है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, यह अभ्यारण्य भारतीय वाइसन जंगली सुअर, सांभर और मोर जैसे जानवरों का निवास स्थान है। तो पहला गलत, दूसरा सही, बी स्थान, बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ये चर्चा में क्यों था? क्योंकि उड़ीसा के बरगढ़ जिले में स्थित डबरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को आसपास रहने वाली मानव बस्ती से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है, इस वजह से ये चर्चा में था। अगला है आपका कि दिव्य कला मेला के संदर्भ में दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए यहाँ पर दिल्ली में दिव्य कला मेला कब हुआ? दिल्ली में आपका ये दिसंबर 2022 में, 2 से मिलाइए। मुंबई में आपका फरवरी 2023 में, 3 से मिला दीजिए। भोपाल में आपका मार्च 2023 में, और गुवाहाटी में मई 2023 में। तो ये 2, 3, 4, 1 सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए दिव्य कला मेला दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग देश भर के दिव्यांगों, उद्यमियों, कारीगरों के उत्पादन और शिल्प कला को प्रदर्शित करने के लिए एक अनूठे कार्यक्रम दिव्य कला मेला को 29 जून से 5 जुलाई तक जवाहर कला केंद्र, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर, राजस्थान में आयोजित कर रहा है, ठीक है।
देखिए, जयपुर राजस्थान में आयोजित यह दिव्य कला मेला 2022 से शुरू होकर होने वाली दिव्य कला मेला की श्रृंखला में छठवां था। तो इसको अलग अलग महीनों में जो है अलग अलग जगहों पे इसको किया गया, जैसे दिल्ली में दिसंबर 2022 में, फरवरी 2023 में मुंबई में, मार्च 2023 में भोपाल में, मई 2023 में गुवाहाटी में और जून 2023 में इंदौर में किया गया। अगला है राष्ट्रीय निकास परीक्षा। राष्ट्रीय निकास परीक्षा नेक्स्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? पहला, यह परीक्षा विदेशी मेडिकल स्नातक परीक्षा एफएमजीई तथा राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर नीट पीजी की जगह लेगी। ये कथन सही है। इसके पहले बैच में वर्ष 2022 में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने वाले छात्र होंगे। ये कथन आपका गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर राष्ट्रीय विकास परीक्षा जो नेक्स्ट है, इसके पहले बैच में वर्ष 2019 में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले या प्रवेश लेने वाले छात्र जो हैं इसमें शामिल होंगे। देखिए, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग भारत में एक वैधानिक निकाय है जिसे सरकार द्वारा वर्ष 2019 में राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद को बदलने के लिए स्थापित किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किन उत्पादों को जीआई टैग मिला है? तो यहाँ पर देखिए 5 उत्पाद हैं, इनमें से बताना है किन को दिया गया है। तो ये जो पांचों हैं आपके कौन कौन से? अमरोहा ढोलक, महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी तारकशी, संबल हार्नकॉर्फ, बागपत होम फर्निशिंग, इन पांचों को दिया गया है। कुल देखिए 7 को दिया गया है। उत्तर प्रदेश 7 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। तो ये 7 कौन कौन से हैं? अमरोहा ढोलक, महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी तारकशी, संबल हैंडक्राफ्ट, बागपत होम फर्निशिंग, बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट और कालपी हैंडमेड पेपर है। आगे बढ़ते हैं। जल जीवन हरियाली के तहत लखीसराय में स्थापित कजरा सोलर प्लांट में या प्लांट से कितनी बिजली का उत्पादन किया जाएगा? तो इससे जो है आपका 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। सांख्यिकी दिवस जो कि 29 जून को मनाया जाता है, सांख्यिकी दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह दिवस 2009 से प्रत्येक वर्ष 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। नहीं, 29 जून को मनाया जाता है। 2007 से, 2009 से भी नहीं, 2007 से प्रत्येक वर्ष जो है, जो कह सकते हैं प्रशांत चंद्र महालनोबिस जो रहे हैं, इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 29 जून को मनाया जाता है सांख्यिकी दिवस। तो पहला गलत है। दूसरा, इस वर्ष इसकी थीम जो थी वो सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी के लिए राष्ट्रीय संकेतक ढांचे के साथ राज्य संकेतक ढांचे का संरेखण रही है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और विश्व सांख्यिकी दिवस जो है, विश्व, देखिए सांख्यिकी दिवस 29 जून को होता है, जबकि विश्व सांख्यिकी दिवस जो है आपका 20 अक्टूबर को होता है। ये दोनों ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है 16 जून 2023 को भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग रूपरेखा पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए। कब से कब तक के लिए? 2023 से 27 तक के 4 वर्ष के, 2023 से 27 पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है। नीति आयोग व संयुक्त राष्ट्र ने भारत में सतत विकास में तेजी लाने के लिए समझौता किया है। अगला है राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन भारत एनएलसी भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला, इस सम्मेलन का पहला संस्करण जिसका आयोजन दिल्ली में किया गया, ये कथन आपका गलत है। इसका पहला संस्करण कहाँ पे किया गया? 15 से 17 जून 2023 तक मुंबई में किया गया। ठीक है, मुंबई में किया गया। तो पहला कथन गलत होगा। दूसरा, इस सम्मेलन में देश भर के विधानसभा सदस्यों और विधान परिषदों के सदस्यों ने भाग लिया। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पवन ऊर्जा अपनाने में अग्रणी राज्यों के रूप में उभरा है? इन चारों में से आप देखें तो ये मतलब 3 के तीनों, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु, ये तीनों ही उभरे हैं। पवन ऊर्जा अपनाने में राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु जो है शीर्ष उपलब्धि हासिल करने वाले राज्यों के रूप में उभरे हैं। देखिए, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार ने 15 जून 2023 को नई दिल्ली में एक दिवसीय कार्यक्रम के आयोजन के माध्यम से 15 जून को वैश्विक पवन दिवस के रूप में विश्वव्यापी समारोह में शामिल हुए। ध्यान रखिएगा कि वैश्विक पवन दिवस कब मनाया जाता है? 15 जून को। इस कार्यक्रम का केंद्रीय विषय था पवन ऊर्जा भारत के भविष्य को सशक्त बनाना था। ठीक है। देखिए, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव भूपेंद्र सिंह भल्ला ने इस बात पर जोर दिया कि भारत सरकार वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और सचिव ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान उनकी उपलब्धियों के लिए राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु राज्यों को बधाई दी। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।